बड़गाम उपचुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कलेश मचा हुआ है। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी के बयान पर सियासी गलियारों में हाहाकार है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब खुद के बयान पर ही डिप्टी सीएम ने सफाई दी है। सुरिंदर चौधरी ने कहा, जब मुझसे आगा रूहुल्लाह को लेकर सवाल किया गया तो उस वक्त बहुत शोर था। मैं बीजेपी के कैंडिडेट पर बोल रहा था। मुझे लगा बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में बात हो रही है, तो मैंने कह दिया कि मैं बीजेपी कैंडिडेट को जानता भी नहीं हूं। इसलिए मैंने बोला कि आगा को मैं जानता नहीं हूं। आगा रूहुल्लाह तो हमारे सांसद हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ऐसे में जब उपचुनाव है, बड़गांव और नगरोटा सीट पर डिप्टी सीएम का यह बयान कई तरीकों से देखा जा रहा है, कई मायनों से उसे आंका जा रहा है। कह रहे हैं कि शोर था तो मैं सुन नहीं पाया। अपने ही पार्टी के सांसद के लिए उन्होंने कहा कि मैं किसी आगा रूहुल्लाह को जानता ही नहीं। ये बात उनकी तरफ से कही गई। उसके बाद आगा रूहुल्लाह के जो समर्थक है, एनसी के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। वो डिप्टी सीएम से माफी की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम आगा सैयद रूहुल्लाह से माफी मांगे। इस वक्त हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर सुरिंदर कुमार चौधरी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कल से जो आपने स्टेटमेंट दिया है और जिस तरह से आगा रूहुल्लाह के बारे में आपने जो बात की है, उसके बाद पूरे कश्मीर वैली में जगह जगह पे नाराजगी है, प्रोटेस्ट भी हुए हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये एक सुनने में कहीं ना कहीं हुआ, क्योंकि जब आपने वहाँ मुझे ये सवाल पूछा, जब हमारा कैंडिडेट शमीम मैडम भर के वापस आ रही थी, बाहर आ रही थी, तो काफ़ी रश था, काफ़ी हल्ला गुल्ला था और उस हल्ला गुल्ले के अंदर ये सवाल पूछा गया। और जब सवाल पूछा गया तो मुझे, क्योंकि मैं उसमें बीजेपी के ऊपर बाइट दे रहा था, बीजेपी के ऊपर बोल रहा था, और उसके साथ ही आपने सवाल, क्योंकि मैंने आगा सुना और नाम जो मैंने सुना, आप शायद बीजेपी का जो कैंडिडेट है वहाँ कश्मीर में बड़गाम से, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और सच्चाई ये है कि मैं बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जानता, मुझे पता भी नहीं, मैं पहचानता भी नहीं, मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। तो मैंने उसी पे एक रिएक्शन दिया। अब आपने क्या बोला वहाँ से, आगा रूहुल्लाह साहब बोला या क्या बोला, लेकिन मैंने आगा सुना, बाकी मैंने आगे जो सुना मैंने यही सुना, लेकिन रूहुल्लाह साहब मैंने सुना नहीं हुआ है। तो उसी पे मैंने बयान दिया हुआ है। तो इसलिए बाकी जहां तक आगा रूहुल्लाह साहब का है, वो हमारे ऑनरेबल एमपी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हुए हैं और एक लीडर हैं, और उनका अपना असर और वकार है बड़गाम के अंदर और बाकी लगते इलाकों में। और आगा साहब तो उनके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं? जब मेरे अपने पार्टी के कुलीग हैं, हमारे लीडर हैं, तो उनके लिए बोलने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये है, जरूर सच्चाई है कि आगा जो एक कैंडिडेट हैं बीजेपी के, बड़गाम से खड़े हैं। मैंने सोचा आप उनके बारे में पूछ रहे हो शायद। तो देखिए, अभी आपने न्यूज़ 18 पे सुना, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने क्या कहा था। लेकिन अब सुनते हैं कि डिप्टी सीएम ने कहा क्या था पहले, जिस पर उन्हें विरोध का सामना लगातार करना पड़ रहा है। ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी बदस्तूर जारी की है। उसने कहा कि मेरे क्या आगा, कौन सा आगा? हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है, बड़गाम से इलेक्शन लड़ रहा है। कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगा महमूद साहब मेरा लीडर है, जो पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी के लिए लड़ रहा है। और हम नहीं, मुझे नहीं पता कौन है यार। अब मैं उसी को जानता हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर का आदमी है, जो मेरे लीडर की कदर करेगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, जो उमर अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा। मैं उसको अपना वर्कर मानूंगा, मैं उसको अपना लीडर मानूंगा। जो मेरे लीडर के बातों से अलग जाएगा, मैं उसको कभी ना जानूंगा ना पहचानने की कोशिश करूंगा। आगा रूहुल्लाह पर दिए बयान के बाद विवाद इतना बढ़ गया है कि अब डिप्टी सीएम खुद मीडिया में आकर सफाई दे रहे हैं। लेकिन इस सफाई की असली वजह भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आगा रूहुल्लाह पर दिए बयान के बाद डिप्टी सीएम का विरोध शुरू हो गया। बड़गांव में डीसी ऑफिस के बाहर आगा के समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़गांव ही नहीं बल्कि बांडीपोरा में भी विरोध हुआ है। डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम माफी मांगे आगा रूहुल्लाह से। अभी हमने आपको सुनाया था उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद उन्होंने सफाई दी। तब उनकी तरफ से किस तरीके से बयान बदल लिया गया, आपके सामने निष्पक्ष तरीके से हमने पेश किया। लेकिन अब कैसे एनसी इसका हर्जाना भुगतती है वो देखना होगा। ये बड़गांव में 3 तस्वीरें देख रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। इचगांव में भी हल्ला बोल है, वहीं बांडीपोरा में भी किस तरीके से डिप्टी सीएम के पोस्टर जलाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आपको बता दें कि 2 सीटों पर उपचुनाव है, बड़गांव और नगरोटा। आगा सैयद रूहुल्लाह की पारंपरिक सीट है बड़गांव। हालांकि पिछली बार खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वहां से चुनाव
जीता और उसके बाद उन्हीं ने गांधरबल सीट रखी और इसे छोड़ दिया, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। और अब जब इलेक्शन थे, दोबारा उपचुनाव थे, बाई इलेक्शन थे, तो आगा सैयद रूहुल्लाह से कहा गया कि एनसी के लिए चुनाव प्रचार किया जाए, जिसके बाद साफ तौर पर आगा रूहुल्लाह ने इनकार कर दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं किस मुंह से आवाम के बीच में जाऊं, क्योंकि जो वायदे एनसी ने किए थे वो पूरे ही नहीं किए गए। बहस बढ़ती जा रही थी, विवाद बढ़ता जा रहा था। हालांकि खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ऐसी कोई जानकारी नहीं रखता, मुझे नहीं पता कि क्या बात हो रही है, लेकिन हमने लगातार बात भी की, न्यूज़ 18 लगातार बात कर रहा है इस मुद्दे पर। और अब ये विवाद और बढ़ गया है ऐसे वक्त पे जब डिप्टी सीएम की तरफ से ये कहा गया है कि कौन आगा, मैं किसी आगा को नहीं जानता। हालांकि हमने आपको पूरा बयान उनका सुनाया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो पार्टी के नेतृत्व पे नहीं चलता है, मैं ऐसे किसी भी समर्थक को या किसी भी सांसद या किसी भी नेता को नहीं जानता हूं। लेकिन अब उनकी तरफ से बयान बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि शोर था तो मुझे आवाज नहीं आई, मुझे सुना नहीं, मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी के लिए आप किसी की बात कर रहे हैं, तो मैंने उनके लिए बोल दिया कि आगा, मैं किसी आगा को नहीं जानता। और इसी खबर पर समीर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, क्या मामला हो गया है? ये तस्वीरें बदल गई हैं एनसी की, तो किस तरीके से बड़गांव चुनाव पे ये जाएंगे और कैसे जीतेंगे, आपको क्या लगता है? के लिए कुछ अच्छा नहीं था। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा, जब फाइल नॉमिनेशन हो रही थी, नॉमिनेशन फाइल हो रही थी, तो मैंने उसी टाइम आगा रूहुल्लाह का एक ट्वीट आया था। आगा रूहुल्लाह का ट्वीट था, उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि कोई भी मैं जो है मैं इस कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं तब तक जो है मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे जो ज़मीर है, मेरे को इजाज़त नहीं दे रहा है, और कोई भी फैमिली का मेंबर मेरे को ड्रैग ना करे इस पॉलिटिक्स में, इस इलेक्शन में। तो जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा तो जाहिर तौर पर सुरेंद्र चौधरी उस टाइम डिप्टी सीएम अंदर थे, वो नॉमिनेशन फाइल हो रही थी शमीम बेगम की। तो जब वो बाहर निकले तो मेरा दूसरा सवाल ये था, पहला मैंने कांग्रेस पर पूछा था, तो दूसरा मैंने ये पूछा कि आगा रूहुल्लाह पर आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी आगा को नहीं जानता हूं, मैं हमारा सिर्फ एक ही आगा है जो हमारा कैंडिडेट है वहां पे। तो मैंने बोला आगा रूहुल्लाह की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कोई आगा नहीं, तो चल दिए। और उन्होंने कहा आगा एक ही है जिसको मैं बाकी जो भी है, जो हमारी पार्टी को नहीं मानता या पार्टी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, तो उनको मैं नहीं मानता, हमारा कैंडिडेट है, मैं उसी को जानता हूं। तो चले गए जी। मैंने उनको फिर बोला भी, मैंने बोला कि आपने आगा रूहुल्लाह के बारे में बात की है, तो अगर ये कंट्रोवर्सी बोलते कोई नहीं। आज उन्होंने सफाई दी, और सफाई में वो ये कह रहे हैं कि मैंने आवाज नहीं सुनी, मैंने वो ये, खैर उनकी सियासत है, सियासत की मजबूरियां हम कह सकते हैं। जो आपने सवाल पूछा उसका क्या असर पड़ सकता है, देखिए आज तो पूरा जो कश्मीर वैली में जगह जगह पे इस बाइट के खिलाफ या जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन आगे चल के देखना पड़ेगा। डिप्टी सीएम ने हालांकि सफाई दी है, लेकिन आगे चलकर क्या वो और आगे जाएंगे और अगर ये कहेंगे कि मैंने जो कहा है मैं उसको वापस लेता हूं, स्टेटमेंट को वापस लेता हूं, या आगा रूहुल्लाह के साथ कोई पैचअप करते हैं, या आगा रूहुल्लाह पार्टी की डायरेक्शन को देखते हुए कैंपेन का हिस्सा बनते हैं, तो तब फर्क पड़ सकता है, तब पार्टी को ज्यादा सेटबैक नहीं होगा। नहीं तो अगर आगा रूहुल्लाह इसी तरह से एडमेंट रहते हैं और कैंपेन का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़गाम की सीट पे बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा और बहुत ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जाहिर तौर पर समीर, देखिए आपने बात की, हमने सुना और किस तरीके से उनकी तरफ से बात रखी गई और अब सफाई दी गई, हमने देखा है सीधे तौर पर। लेकिन अब बात करते हैं नासिर लोन जी। तो देखिए अजय भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स एमएलसी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के आगा के बारे में मैं बात कर रहा था, इस आगा के बारे में बात नहीं कर रहा था, आप कैसे देखते हैं इनके इस बयान को? देखिए मेरा क्या देखना है या भाजपा का क्या देखना है, सारी जनता जानती है। सामने आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई किसी बात से कोई छिपी हुई चीज नहीं रहती है, इसलिए वो किसके बारे में कहते हैं कह रहे थे इसमें
कोई दो राय नहीं है, कोई छुपा हुआ इसमें चीज नहीं है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि वो बुरे फंस गए हैं, वो मोर लॉयल देन किंग बनना चाहते थे, वो अपने आप को बड़ा लीडरशिप के सामने प्यारा करना चाहते थे, लेकिन वो राजनीति को समझ नहीं रहे थे, वहां की कश्मीर की राजनीति, और वो नहीं समझ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर फैक्शन लीडर है, उसमें ऐसे ऐसे फैक्शन हो चुके हैं जिसका डिप्टी सीएम को, चूंकि उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्यादा टाइम हुआ नहीं है अभी, इसलिए वो उस अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर की राजनीति की नहीं है। वास्तविकता यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदर दड़ेबाजी है, और वो दड़ेबाजी बहुत सीरियस लेवल तक है, और उसी का ये एक परिणाम है। डिप्टी सीएम को अब बली का बकरा भी बनाया जाएगा, उसके लिए वो अलग बात है। वास्तविकता यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्योंकि ये सिर्फ डिप्टी सीएम के चीफ उसको स्टेटमेंट को अगर हम निकाल भी दे, जो खुद आगा रुहुल्ला मेहदी ने कहा है, वो क्या कम है? वो क्या इसको नहीं दर्शाता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर किस प्रकार की फूट पड़ी हुई है? उनको आगा महमूद जो इनके कैंडिडेट है, उन्होंने कहा भी था कि आप हमारे लिए कैंपेन कर लीजिए, तो उसके ट्वीट के जवाब में, उनके कहने के जवाब में उन्होंने ट्वीट किया, आई एम लॉयल टू माय कॉन्शियंस ओनली, माय प्रिंसिपल्स। अजय जी, आपकी बात सुनिए। हमारे साथ इस वक्त नासिर लोन, स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मौजूद हैं, इनका भी जवाब ले लेते हैं। नासिर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन आप क्या कहेंगे डिप्टी सीएम की तरफ से जो बयान दिया गया है? अब तो कह रहे हैं, खैर शोर था, मैंने सुना नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बात कर रहे थे या किसी दूसरी पार्टी के लिए बात कर रहे थे, जो भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन पहले उन्होंने जब ये बयान दिया था, हमने अभी हमारे दर्शकों को सुनाया है, गुस्से में कहा, उन्होंने कहा जो मेरे नेतृत्व को नहीं जानता, एनसी के नेतृत्व को नहीं जानता या उसको सपोर्ट नहीं करता है, मैं उसके किसी भी बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कहा कि हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे, तो हम एक बार फिर से आपको वो बयान उनका सुना देंगे। अब आप इस पर सफाई पहले देंगे या बयान ही उनका दोबारा सुनेंगे? देखिए, आई थिंक जहां तक उस बयान की बात है, मुझे लगता है चूंकि वो सुरेंद्र चौधरी साहब की तरफ से बयान आया था, और उन्होंने अगर वो क्लैरिफाई कर दिया है और उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है और अपना कॉन्टेक्स्ट दिया है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि दैट शुड पुट दिस कॉन्वर्सेशन टू रेस्ट। कि उन्होंने जो बात कही, अगर उन्होंने कहा है कि वो अगर रुहुल्ला साहब के बारे में नहीं थी, और जो क्योंकि वहाँ बीजेपी के भी जो है आगा मोहसिन, आई थिंक नहीं, आई थिंक वहाँ बीजेपी के भी जो कैंडिडेट हैं वो भी आगा सर जो टाइटल यूज करते हैं, आई थिंक मोहसिन नाम है उनका, मुझे पूरा नाम याद नहीं है। नाम छोड़िए सर, मैं कह रही हूँ कि उन्होंने पूरी एक बात नहीं कही। उन्होंने नहीं कहा मैं किसी आगा को नहीं जानता, उन्होंने अपनी बात पूरी की है कि कौन आगा जो एनसी के समर्थन में नहीं है, मैं ऐसे किसी आगा को नहीं जानता। साफ उनकी तरफ से कहा गया है कि कौन आगा है, वो सबको समझ आ रहा है। तो हमारे समर्थन में नहीं है, तो वो कैसे जानेंगे उनको? नहीं, बीजेपी के जो आगा है वो तो हमारे समर्थन में नहीं है, तो कैसे जानेंगे? वो वही कह रहे हैं कि वो उन आगा साहब की बात कर रहे थे कि जो बीजेपी के साथ है और वो उन्हें नहीं जानते हैं पर्सनली, तो उनके बारे में कैसे कमेंट कर सकते थे? नहीं, उनकी तरफ से जो कहा गया, देखिए जानते आप भी हैं, लेकिन क्या ये राजनीति है, इसमें मजबूरियां रहती हैं, वो हम भी देखेंगे। लेकिन अब आपकी पार्टी किस तरीके से बड़गांव चुनाव को देखेगी? क्या सुरिंदर चौधरी जी को माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं, आई थिंक जहां तक बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल है, कल हमारे जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं आगा महमूद साहब, उन्होंने कल अपने नॉमिनेशंस फाइल किए हैं। आई थिंक 1-2 दिन में जो है उसकी स्क्रूटनी होगी और वो फॉर्म एक्सेप्ट होगा, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है वहाँ कैंपेनिंग स्टार्ट होगी। और हमें पूरा भरोसा है कि जो है हम जब जाएंगे लोगों के पास कैंपेन के लिए, आगा साहब के लिए, तो इंशाल्लाह जैसा समर्थन हमें इससे पहले मिला था पिछले 2024 के इलेक्शन में, बिल्कुल वैसा ही समर्थन हमें आज भी मिलेगा। लेकिन नासिर जी, आप इस बात पे कुछ नहीं कहेंगे? मतलब आप भी जानते हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, समझ आता है, लेकिन जो हर तरफ जम्मू कश्मीर में हाल बना है, अब उनसे माफी की मांग की जा रही है कि करें, ऐसे में क्या करेंगे आप? उन्होंने वो क्लैरिफाई कर दिया, मैं वही बोल रहा हूं आपको, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया जो कंफ्यूजन था। जहां तक आगा साहब की बात है, आगा साहब ने भले ही अभी तक एक डिस्टेंस पोजीशन रखी है, और उन्होंने ये कहा है कि वो अभी विचार कर रहे हैं कि वो पार्टी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन करेंगे या नहीं। आई थिंक वी शुड ऑल्सो वेट फॉर इट, वी शुड नॉट रश इनटू इट। देखते हैं, क्योंकि उनकी एक मांग थी कि जो है कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट है रिजर्वेशन पे, वो कैबिनेट में अप्रूव होनी चाहिए, और वो हो गई है।
तो लेट्स सी, आई थिंक आई एम आल्सो होपफुल कि आगा साहब, जो आगा रूहुल्लाह साहब, टू बी मोर स्पेसिफिक, आई थिंक वो एक हमारी पार्टी के बहुत लोकप्रिय लीडर है, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीनगर से, और अभी तक वो पार्टी का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता है उन्होंने कहीं भी खुद को पार्टी से अलग किया है। तो जब तक वो पार्टी का हिस्सा है तो बिल्कुल हमारी पार्टी के लीडर है, हमारे लीडर है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो भी जो है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने जो हमारे कैंडिडेट हैं आगा महमूद साहब, उनके लिए कैंपेन करेंगे और जो है उनको कामयाब कराने में मदद करेंगे। चलिए ठीक है नासिर जी, हम इसी पर जवाब लेते हैं अजय भारती जी का। देखिए, तो जस्टिफाई कर रहे हैं सर, कह रहे हैं कि आगा, और सोच सोच कर बोलना पड़ रहा है, आप भी सुन रहे होंगे, अब तो पूरा आगा रूहुल्लाह जी निकल रहा है। आप क्या जवाब देंगे इनको इस बात का कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के लिए कहा गया है तो फिर क्या रोष प्रदर्शन उनकी तरफ से नहीं किया जाएगा? ये जिनको तो जवाब जनता देगी, और जनता देगी बहुत बढ़ चढ़ कर जवाब देगी। देखिए, ये जम्मू कश्मीर की जनता को ऐसी नासमझ समझते हैं, ये लगते हैं कि ये जो कहेंगे वो उनको हर बार मानना पड़ेगा। सुबह एक बयान दे देंगे, शाम को एक बयान दे देंगे। ये किसी गहरे गहरे व्यक्ति ने नहीं कहा, डिप्टी सीएम है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनको नहीं मालूम है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको जस्टिफाई करती है। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है वो हमेशा लोगों के साथ ऐसे, कभी बोलते हैं 200 यूनिट बिजली आपको फ्री कर देंगे, फिर कहते हैं नहीं हमने कहा था सिर्फ गरीबों को देंगे। कभी कहा कि हम स्मार्ट मीटर नहीं देंगे, तो फिर कहते हैं नहीं हमने कहा था कि मीटर लगेंगे आप अगर प्रीपेड फोन यूज करते हैं। तो इनका ये रवैया है, यही एंटी पीपल पार्टी, इसीलिए इनको कहते हैं, इसीलिए इनको खानदानी पार्टी कहते हैं कि खानदान के आगे कुछ दिखता ही नहीं। लोगों को तो ये समझते ही नहीं कुछ, लोगों को तो लगता है कि उनको जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता समझती है और जानती है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसे दसियों घटनाएं हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की फूट सामने सामने नजर आती है। वहां पर कैंडिडेट के बारे में डिवीजन था, चाहे किसी के बारे में था, लेकिन वो पार्टी की अंदरूनी बात है, हमें उस पर कुछ बोलना नहीं है। वास्तविक ये है कि डिप्टी सीएम ने आगा रूहुल्लाह के बारे में कहा, बार बार कहा, और एक ही तरीके से नहीं कहा, 3-4 प्रकार से कहा। जवाब ले देते हैं अजय जी। नासिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए नासिर जी। देखिए, जो मेरे मित्र हैं अजय जी, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 6 साल से राग है वही रापने है कि एक खानदान और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी, अंदर फूट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट जाएगी, सब लीडर छोड़ के चले जाएंगे, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। लेकिन पिछले साल हमने देखा जब चुनाव का वक्त आया, इलेक्शंस हुए, लोगों ने अपना भरोसा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही दिखाया और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया भारतीय जनता पार्टी के उस प्रोपेगेंडा को जो पिछले 6 साल से ये चला रहे थे, जिसके लिए इन्होंने 370 भी हटाया, उसको जेएंडके को यूटीपी बनाया, फिर डिलिमिटेशन की इस तरह से कि जो है तितर बितर कर दी कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये सोच के कि जो है जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है वो जो है इन इलेक्शंस में कंफ्यूज हो जाएगी, वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे और वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन लोगों ने इनकी साजिश को देखा और अगर उन्होंने एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अपना भरोसा दिखाया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की आवाज बनती है। और रही बात ये मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, हम अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। पहले तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को हिसाब देना चाहिए पिछले 10 साल का। पिछले 10 साल से ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो फिलहाल इनको हिसाब देना चाहिए। ये हमसे 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं, पहले ये 10 साल का हिसाब दें कि इन्होंने क्या किया है। जहां तक बात है हमारी पार्टी की और बडगाम इलेक्शंस की, आई थिंक हमारी पार्टी न सिर्फ बडगाम इलेक्शंस में, लेते हैं नासिर जी, न सिर्फ बडगाम इलेक्शंस में, नगरोटा इलेक्शंस में भी जो है 10 साल का लेखा जोखा मांग रहे हैं। पहले तो ये जब चुनाव जीतने की बात करते हैं ये भूल जाते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्हीं वोटरों ने इनके चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को कितने लाखों वोटों से हरा दिया। इसलिए चुनाव इन्हें जो अगर असेंबली का चुनाव जीता वो इसलिए नहीं जीता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई वेव थी, वो बाय डिफॉल्ट ये आ गए। अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड में भी ये 50% से ज्यादा वोट नहीं ले पाए। वो उनके आंकड़े हैं, वो अगर देख लेंगे मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस पर मंथन करने की आंकड़े हैं ना, 41 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वही आंकड़े हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके उससे बड़ा आंकड़ा नहीं है कोई।
मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके हमारे तो आपके कई गुना परसेंटेज नहीं, ज्यादा। आप तो हमारी जीत को भी जो है ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे अपनी हमने बारी जीता का ही ना हो। इंतजार करेंगे, इतना जितना पेशेंस तो रखना चाहिए। बोल लेने दीजिए नासिर जी, बात पूरी कर लेने दीजिए, बोलिए अजय जी। वोटिंग परसेंटेज ही अगर आप देखेंगे असेंबली इलेक्शन में, तो इनका तो हमारे से कई परसेंट कम है वोट, तो वो एक इशू है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या आप कहा था, फिर गलत बात कर रहे हैं। आपने कितनी सीटें लड़ी, हमने कितनी सीटें लड़ी, तो आपका वोट शेयर तो ज्यादा होगा ही। क्या बात कर रहे हैं आप? एक साल की बात कह रहे हैं। इन्होंने टाइम टेबल दिया था कि 1 महीने में हम इतने जॉब्स रेगुलराइज करेंगे। इन्होंने कहा था डेली वेजर उसको 3 महीने में हम एम्प्लॉयमेंट पैकेज लेकर आ जाएंगे। इन्होंने कहा था कि इतने में हम जो विडो पेंशन है उसको बढ़ाएंगे, 12 सिलेंडर। इनका टाइम टेबल है, वो हमने नहीं कहा। कोई अगर वो या तो उन्होंने सारी कॉपियां खत्म कर दी हो, लेकिन डिजिटल कॉपीज फिर भी मौजूद है, इनको उस पर नजर नहीं। लेकिन फिर भी अभी वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आगा रोला मेहदी साहब क्या आगा महमूद के लिए कैंपेनिंग करेंगे? क्या वो जाएंगे लोगों से कहने के लिए? वो इनके अपने एमपी कह रहे हैं कि मैं किस मुंह से जाऊंगा। बीजेपी को कहने की जरूरत नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जीता हुआ एमपी कहता है मैं लोगों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा, तो अपोजिशन पार्टी की जरूरत कहां है? ये तो आईना है ना, ये तो मिरर है। चलिए अजय जी, एक बार चुनाव फिर से हो रहे हैं, बाई इलेक्शन, जवाब मिल ही जाएगा। रही आगा की बात, कौन से आगा की बात हुई है ये भी, क्योंकि पारंपरिक सीट तो उनकी है। नासिर जी भी अपनी जो बात कह रहे हैं कि बीच में पार्टी में नई खलबली मची है या जो भी होना है, हम आपको दिखा देंगे कि वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो हम तो हमारे दर्शकों को वो खबरें दिखाई रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत अहम है कि देखना होगा कि अब क्या हरजाना एनसी को भुगतना पड़ता है या भारतीय जनता पार्टी यहां पर बाजी मार जाएगी इनके एक छोटे से बयान से। वहीं लद्दाख हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर एक सामने आ रही है। एपेक्स बॉडी और केडीए के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल गृह मंत्रालय के साथ ये मीटिंग होगी। हाई पावर सब कमेटी की मीटिंग है। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एडवोकेट ताशी गयालसन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं ताशी गयालसन का बड़ा बयान इस पर सामने आया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा लद्दाख की जायज मांगे पूरी होंगी। कल होने वाली मीटिंग को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हमने की थी। लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे पर यह बातचीत होनी है। तो आपको बता दें कि पिछली बार भी ये कहा गया था कि मीटिंग करनी है, लेकिन वो मीटिंग हो नहीं पाई थी। एपेक्स बॉडी और केडी की तरफ से कहा गया कि अभी समय लेते हैं, जो हमारी मांगे हैं और जो हिरासत में लिया है पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को, उनको छोड़ दिया जाए। उसके बाद ही केंद्र सरकार से बातचीत की गई थी जाएगी। तो 4 इनकी बड़ी मांगे हैं और उनमें लोकसभा सीट की डिमांड कर रहे हैं और इसी के साथ राज्य की दर्जा बहाली की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ इनकी कुछ और मांगे भी है। खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। क्या लगता है खुर्रम, कल जो बातचीत होनी है कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा? और अगर जो इनकी मांगे हैं, क्या केंद्र सरकार उस एजेंडे पे चल रही है कि उन्हें पूरी कर दिया जाए? और अगर नहीं होती है तो क्या फिर से माहौल बिगड़ सकता है लेह में? पर ही दुनिया कायम है, क्योंकि अगर आप देखें कि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो 4 सूत्रीय लद्दाख का जो एजेंडा है, जो 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें ये कहा गया था कि एक तो 6 शेड्यूल दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी कि ये दोनों जो मांगे हैं जिन पर ज्यादा विरोधाभास था, जो एक टकराव था, गतिरोध बना हुआ था, इसको लेकर सरकार ने मान लिया है। और आज ताशी गयालसन जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज न्यूज 18 से बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको सकारात्मक उम्मीद है। पिछले 5 दिनों से वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ताशी गयालसन जो है वो लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं और साथ ही साथ वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ चल रहा है। सरकार की तरफ से दावतनामा भेजा गया है और इस दावतनामे का मतलब यह है कि सरकार बातचीत के रोड मैप को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि अगर आप देखें कि जिस तरीके की बातचीत पहले हुई और उसमें काफी पॉजिटिव रिजल्ट आए थे, ये अलग बात है कि केडीए और लेह अपेक्स बॉडी की सिर्फ एक मांग अभी तक पूरी हुई है कि जुडिशियल इंक्वायरी कराया जाए। बीएस चौहान की लीडरशिप में इंक्वायरी का ऐलान जरूर हुआ है,
लेकिन जो तमाम डिटेनी है जिसमें सोनम वांगचुक भी शामिल है उनको रिहा नहीं किया गया है और साथ ही साथ जो लोग मारे गए थे 24 तारीख की हिंसा में, तशद्दुद में, उनके लिए मुआवजा का ऐलान भी नहीं किया गया है। तो ये दो इशू अभी तक ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन सब चीजों पर बात होने वाली है। केंद्र सरकार से कुछ उम्मीद लगा रहे हैं केडी और एपेक्स बॉडी के सदस्य। हो सकता है कि बाद में लगता है आपको कि लद्दाख के लिए कोई टर्निंग पॉइंट वाली चीज सामने आए? बिल्कुल, देखिए हो सकता है सरकार की तरफ से अब जो सेफ गार्ड का इशू है यानी 6 शेड्यूल का इशू है जिसको लेकर सोनम वांगचुक बहुत आक्रामक तरीके से लगातार एजिटेशन करते रहे और वो एजिटेशन ही कर रहे थे जब तमाम घटना हुई। तो ऐसे में सरकार ने पहले भी कहा था और गृह मंत्री अमित शाह का बयान जिस तरीके से सामने आया है कि लद्दाख की जो भी जायज मांगे हैं उनको हम मानेंगे, उनको पूरा करेंगे। तो ये बातचीत का शुरू होना एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और अगर आप हालात को देखें कि अभी जिस तरीके से वहां पे एक साइलेंट मार्च निकाला जाना था, करगिल में साइलेंट मार्च कुछ हद तक निकला, लेकिन वहां पर भी जो बीएनएस की धारा, चलिए कुल मिला के बात ये कि कई मायनों में अहम है। पहले भी बातचीत की इनसे उम्मीद थी और अब नजरें तो टिकी हुई हैं क्योंकि जो प्रदर्शन हुआ था 24 और 25 सितंबर को सबने देखा और उम्मीद भी करते हैं कि क्योंकि ये शांति की बहाली के हिसाब से और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही उससे निकल कर आएगा जो बैठक कल होनी है। खुर्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि कल ये